हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा पॉलीमर चैप्टर, जो कि एडवांस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग या सिंगल करेक्ट, या कभी कभी किसी पॉलीमर का नाम दे दिया तो मोनोमर पूछ लिया या उसका टाइप पूछ लिया, कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कई सारे पॉलीमर देकर वो कई सारे मोनोमर देगा, मैच द फॉलोइंग करवा सकता है। तो इस तरह के जो है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो है आपके एडवांस में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीमर्स की। पहले आपको समझना है कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर कोई बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना ले तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीमर। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल ही बात बताता हूं। आपके पास ऐसे ये एल्कीन है, इसको हम बोलते हैं एथीन। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास बेटा, एथीन है। अब एथीन में क्या होता है, हालांकि यहां पर आप लोगों का एक मैकेनिज्म यूज होता है। अब ये कार्बोकटाइन यानी एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म वगैरह की बात हम करेंगे आगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो मेरे पास एथीन है और एथीन के मैंने एन मोलिक्यूल लिए। क्या लिए बेटा? एन मोलिक्यूल लिए। तो एक कंटेनर एक कंटेनर में जिसमें हमारे पास एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल है और हमने वहां पर हीट करा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, ये जो पाई बॉन्ड होता है ये इस तरीके से मान लो होमोलिटिक क्लीवेज कर गया होगा। क्या कर गया होगा? होमोलिटिक क्लीवेज कर गया होगा। ये पाई बॉन्ड टूट गया होगा और यहां पर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर किसी भी कंटेनर में जब आप पॉलिथीन बना रहे होते हैं तो वहां पर इथीन का एक ही मॉलिक्यूल लेते हो। वहां पर हो सकते हैं एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो, और अगर वहां पर एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे बेटा तो सबके साथ यही फिनोमिना चल रहा होगा। ठीक है भाई, कि ये बॉन्ड टूट रहा होगा और भाई ऐसे फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल बनते जा रहे होंगे, ऐसे एंड सो ऑन चलते हुए जा रहे होंगे। अब हम ये बात जानते हैं कि दुनिया का हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है बेटा? पेयरिंग करना। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ पेयरिंग करेगा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ अनपेयरिंग करेगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ अनपेयर पेयरिंग करेगा, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि एक ऐसे करके CH2 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 एंड सो ऑन टाइप का ऐसे एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, जिसमें बार बार इस टाइप के जो मोनोमर है उनका रिपीटेशन होता रहेगा। राइट। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं भाई? पॉलीमर कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर हमारे पास हो गया CH2 और CH2 ऐसे लिखेंगे हम लोग और इसका होल N कर देंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा पॉलीएथीन का मतलब। पोली का मतलब क्या हो गया भाई? पोली का मतलब बहुत सारे। ठीक है। और ये थी हमारे पास एथीन। तो हम अगर यहां पर पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा? जो पॉलीथीन बना हमारे पास, इस तरह का जो कंपाउंड बना जो बहुत बड़ा है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर। ठीक है। और कोई भी पॉलीमर जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उनको हम कहते हैं बेटा जी मोनोमर। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई ये क्या है, तो आप यहां पर कहोगे कि ये हमारे पास हो गया सर मोनोमर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मोनोमर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा। यहां पर कहा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में क्या है कि आपको डायरेक्टली मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल याद करने होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एग्जाम्पल याद करने होते हैं। याद करने पर जोर में डलवाऊंगा कि भाई दिमाग पर जोर डलवाना है, आपको फील कराना है कि आपकी डेली लाइफ में भी ये काम आते हैं, इसलिए आप लोग समझ जाओगे कि भाई हाँ, पॉलीमर का कोई ना कोई काम है। अब जैसे देखो, सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर है। अब नेचुरल पॉलीमर क्या होता है बेटा? जो नेचर में प्रेजेंट हो, किसी भी किसी ना किसी चीज में हो सकता है। ठीक है। पॉलीमर नेचर के अंदर मौजूद हो सकता है। अब जैसे हम बात करें सबसे पहले कि दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, ये जो है बेटा हमारे पास प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? प्रोटीन। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स जो होते हैं, क्या है प्रोटीन? आप थोड़ा आइडिया दो, प्रोटीन क्या हो सकते हैं? प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। ठीक है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने जब एमिनो एसिड पढ़ा था, एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं बेटा, एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, एमिनो एसिड प्लस एंड सो ऑन।
ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं और उनमें कंडेंसेशन होता है। आपको पता होगा वहां पर पेप्टाइड लिंकेज बना करता था। जब हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल चैप्टर, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी चेन बना करती थी। तो जब हमारे पास एमिनो एसिड बहुत सारे जुड़ेंगे बेटा, तो उनकी वजह से जो भी पॉलीमर बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो हम लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाई प्रोटीन जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि बॉडी के अंदर खुद से ही सिंथेसाइज्ड होता है, खुद से ही बनता है। अब बात करते हैं सेलुलोज स्टार्च की। अब देखो बेटा, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज आप लोगों ने देखा होगा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जाता है, मतलब एक तरीके से वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे इस दुनिया में इतने हैं, तो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में रहता है उसको हम कहते हैं सेलुलोज। और आप लोगों को याद होगा सेलुलोज के अंदर, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जो ग्लूकोज है वो यूनिट आपस में जुड़ी होती है। और आपको याद होगा जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो लिंकेज बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे एमिनो एसिड में क्या बनता था, पेप्टाइड लिंकेज, वैसे ही ग्लूकोज में क्या बनता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ध्यान रखना भाई, अगर हमारे पास ग्लूकोज प्लस एंड सो ऑन करके एन कंपाउंड मिले, ठीक है, एन मोनोसैकेराइड मिले और वो पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़ते चले गए, तो हमारे पास क्या बनता था बेटा, हमारे पास बनता था सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है वो प्रकृति में खुद से पाया जाता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारे पास नेचुरल जो है पॉलीमर है। सेम टू सेम अगर मैं स्टार्च की बात करूं बेटा, स्टार्च में भी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट होती थी, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते थे और वो आपस में जुड़ते थे एन, और बेटा जी ग्लूकोज जो है बना करता था। बस ग्लूकोज और सेलुलोज में ये फर्क होता था कि सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते थे और ग्लूकोज के अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते थे। अदरवाइज दोनों के दोनों जो पॉलीमर होंगे बेटा, वो पॉलीमर हमारे पास ग्लूकोज ही होंगे। सॉरी, पॉलीमर कह रहा हूं, मोनोमर। राइट, तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास आता है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब जो हमारे पास नेचुरल पॉलीमर थे ना बेटा, वो नेचुरल पॉलीमर्स 100% प्रकृति में ही पाए जाते थे, मतलब नेचर में ही पाए जाते थे, नेचर से बाहर नहीं। ठीक है, बना सकते हो आप, लेकिन वो नेचर में ही बनाए जाते थे। अब सेमी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर क्या होते हैं बेटा, कि जैसे कि वो ज्यादातर तो प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाता है सिंथेटिकली या लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर लिखा है सेलुलोज डेरिवेटिव एज सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, अब सेलुलोज जो है वो पाया जाता है आपका प्रकृति में, अब इसका एसीटेट बनाया होगा इन्होंने। और आपको याद होगा सेलुलोज के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर OH यूनिट होती है। OH यूनिट से अगर आप एसीटेट बनाना चाह रहे हो, एस्टर बनाना चाह रहे हो, तो पक्की बात है आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई होगी। आपको याद होगा मैंने एक रिएक्शन करवाई थी ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई थी बेटा मैंने एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से, जिससे पेंटा एसीटेट बने थे, ग्लूकोपेंटा एसीटेट, जिससे यह कंफर्म होता था कि भाई ग्लूकोज के अंदर 5 OH यूनिट होती हैं, OH ग्रुप होते हैं, याद है। सेम टू सेम अगर आप सोचोगे कि सेलुलोज एसीटेट जिसको रेयन भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें सेलुलोज जो है वो प्रकृति का भाग है, एसीटेट कैसे बनाया होगा, उन OH को एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डाले होंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव डाले होंगे, जिन्होंने रिएक्शन करी होगी और एस्टर बने होंगे। तो इनके नाम से ही पता लग रहा है कि बेटा ये जो है आपके पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग, मान लो क्वेश्चन आ गया ABCD या PQRS कुछ भी आ गया, और उसने बहुत सारे पॉलीमर लिखे हुए हैं, टाइप लिखे हों कि किस टाइप का है। ठीक है, ये कंडेंसेशन है, ये सेमी सिंथेटिक है, या फिर भाई ये नेचुरल है या प्योर सिंथेटिक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको याद या मेमोरी ही थोड़ी यूज करनी पड़ेगी। ये चैप्टर अगर चाहे तो आपको एक नंबर नहीं थोड़ा एक क्वेश्चन आपका ठीक करा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट। अब सेलुलोज नाइट्रेट है, इसका मतलब सेलुलोज प्रकृति का भाग है और नाइट्रेट जो है वो लैब में बना होगा। तो यहां पर इन दोनों को ध्यान रखना भाई, सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट एटसेट्रा आर द यूजुअल एग्जांपल ऑफ दिस सब कैटेगरी, जिसको हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब हो गया कि आधा वो प्रकृति का है और आधा बेटा वो क्या होगा हमारे पास लैब के अंदर बनाया जाता है। अब हमारे पास दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में क्या होता है बेटा, ठीक है,
देखो, सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो 100% लैब के अंदर ही बनते हैं, 100% लैब के अंदर बनते हैं। अ वेराइटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक, जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिक पॉलीथीन भी होती है। सिंथेटिक फाइबर्स में आपको पता होगा नाइलॉन 66, जिसकी आपने देखा होगा मोटी मोटी रस्सी होती है जिनको हम बेड कहते हैं। या बहुत सारे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर कोई ट्रक जो है किसी बड़े बड़े लकड़ों को कैरी करके चलता है या गन्ने को लेकर चलता है, तो वहां पर कुछ रस्सियां कसी जाती है मोटी मोटी सफेद रंग की, तो वो बेटा जी नाइलॉन होता है, ठीक है। तो नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक के अंदर आता है। एंड सिंथेटिक रबर जो है वो बेटा बुना एस कहा जाती है। ध्यान रखना, थोड़ा जिन जिन चीज को हाईलाइट कर रहा हूं उनको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ही होते हैं ज्यादातर। सिंथेटिक रबर क्या होगी बेटा हमारे पास, बुना एस। सिंथेटिक रबर क्या होगी हमारे पास, बुना एस। आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड पॉलीमर एक्सटेंसिवली यूज इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इनका यूज जो है डेली लाइफ में होता है। तो फिर से मैं एक बार दोबारा बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे पार्ट मेमोरी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो फिर से फोकस करिए कि जो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन कैसा है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर है। दूसरी चीज अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप इस तरह से अंदाजा लगाइए, ठीक है, कि यार नेचर में पॉलीथीन थोड़ा ही ना होती है। किसी जंगल में आपने पॉलीथीन देखी है, किसी रेगिस्तान में आपने पॉलीथीन देखी है, किसी समुद्र में आपने पॉलीथीन देखी है जो अपने आप से बनी होगी, नहीं बनी। अब होता क्या है कि नेचर से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर तेल निकलता है, वहां पर नेचुरल गैस निकलती है, तो जहां पर गैस निकलती होगी नेचुरल गैस वगैरह, उनमें एथीन भी होती होगी, ठीक है। अब एथीन चलो मान लो नेचुरल है, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस है पॉलीथीन बनाने का, वो तो हम लोग कैसे करते हैं, लैब के अंदर ही करते हैं। तो पॉलीथीन क्या पार्ट हो गया हमारे पास, सिंथेटिक पॉलीमर का पार्ट हो गया, ठीक है भाई। लाइनोन 66 में आपको याद होगा एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का यूज करते हैं, तब जाके हमारे पास लाइनोन 66 बनता है। लेकिन ये कैसे बनेगा वो हम सब लोग आपको आगे बताएंगे, ठीक है। बुना एस जो है वो सिंथेटिक रबड़ कहते हैं। अब हमारे पास आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, चेन आइसोमराइजेशन क्या होता है, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर पहले थोड़ा एग्जांपल से डिटेल दे देता हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कि छोटे 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 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, उनसे बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे, इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा भाई सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूं, एग्जांपल। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड बहुत सारे मॉलिक्यूल मैंने ऐसे जोड़ दिए बेटा एथीन के। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को यह बात बताई है कि अगर हम यहां पर पॉलीमराइजेशन की कंडीशन कराते हैं, हम यहां पर क्या करवा रहे हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो पाई बॉन्ड है वो होमोलिटिक तोड़ देना, ठीक है, और एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो आप ये समझना कि यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आएगा, ठीक है, यहां का इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ गया, यहां का इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ गया, अब यहां का इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ गया, यहां का इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ गया, और यहां का इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ गया, ठीक है। और फिर जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, उन्हें आपस में कंबाइन हो गए होंगे बेटा, तो वहां पर हमारे पास क्या बना, CH2 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 CH2, ठीक है, CH2 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 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन का एग्जांपल दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, चेन बनती चली गई, चेन ग्रो ही हो रही है, कहीं बाद में टूटी नहीं, राइट। तो इसको बोलते चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसमें एक और चीज, कि एडिशन पॉलीमर में जितने भी हमने मॉलिक्यूल लिए, जैसे हमने एथीन ली, ये सारे के सारे मोनोमर एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। तो जनरली क्या होगा कि जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन शो करने वाली प्रोडक्ट है या फिर जो हमारे पास पॉलीमर है,
उनमें बेटा होमोपोलीमर होंगे। मतलब होमोपोलीमर का मतलब होता है कि जो होमोमर्स, इनके जो मोनोमर्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे बेटा। तो चलिए भाई थोड़ा सा देखते हैं इसको। हमने कहा कि एडिशन पॉलीमराइज द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारे पास, सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज से बनता है। अब जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि अगर मान लो मैं इसको कहता हूं ये मेरे पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, तो ये किससे बनी बेटा, एक जैसे एल्कीन से, एक जैसे इथीन से बनी। राइट और रॉन्ग, एक जैसे इथीन से बनी बेटा। अब यहां पर देखो आगे फिर उन्होंने कहा कि द पॉलीमर मेड अप बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर आर टर्म्ड एज कोपॉलीमर। इन्होंने कहा कि अगर पॉलीमर मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, अगर हम दो डिफरेंट मोनोमर से बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोपॉलीमर। और बेटा अगर एक से बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर। इसको क्या बोलते हैं भाई, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। अब इन्होंने जैसे बूना एस विच इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइइन एंड स्टाइरीन इज एन एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको पॉलीथीन का, ठीक है, पॉलीथीन के जितने भी मोनोमर थे वो सारे एक जैसे थे। राइट, एक जैसे का मतलब क्या हो गया, होमो शब्द आ गया। तो ये अगर पूछा जाए कि भाई ये होमोपोलीमर होगा या कोपोलीमर होगा, तो आप इसको क्या कहोगे भाई, होमोपोलीमर कहोगे। होमो पॉलीमर आपने इसको कहा क्योंकि एक ही जैसे हैं सारे के सारे, और एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ। अब देखो बेटा दूसरा इन्होंने क्या बोला कि द पॉलीमर मेड बाय एडिशन, मतलब एडिशन ही कर रहे हो आप लोग, लेकिन अलग अलग दो डिफरेंट मोनोमर ले रखे हैं, उनसे एडिशन करके आपने कुछ बनाया, तो उसको आप बोलते हैं कोपॉलीमर। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया ब्यूना एस। ब्यूना एस मैंने आपको पहले ही बोला था, इंपोर्टेंट था, सिंथेटिक है ना, कि भाई सिंथेटिक पॉलीमर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। और अगर आपको याद ना हो तो अभी 2 मिनट से पहले ही ये रहा, ठीक है, सिंथेटिक रबड़ को बूना एस कहते हैं। तो अगर आप मेरे साथ साथ बार बार लिखते रहोगे बूना एस बूना एस बूना एस, तो आप समझते जाओगे। अब इन्होंने क्या लिया बेटा, इसका जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, और भाई दूसरा क्या होता है, स्टाइरीन। अब आप लोगों को थोड़ा समझना है कि यहां पर कैसे पॉलीमराइजेशन हुआ होगा। बेसिकली अगर यहां पर 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया ये और ये, तो हर एक बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ लो बेटा, जैसे कि आपने ऐसे करा होगा CH2 CH2 CH CH सिंगल बॉन्ड CH2, और पाई बॉन्ड को आपने ऐसे तोड़ लिया होगा। राइट, और यहां पर यह है स्टाइरीन। स्टाइरीन का फॉर्मूले को आप कैसे लिखना है, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पर बेंजीन रिंग है बेटा, ये C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग। अब इसमें क्या हुआ होगा बेटा, ये करेगा किसी और के साथ पेयरिंग, ये दोनों आपस में कर लेंगे पेयरिंग, राइट, और ये करेगा उसके साथ पेयरिंग, फिर ये करेगा किसी और के साथ पेयरिंग। तो ऐसे ही बेटा इस तरीके से हमारे पास जब जुड़ता हुआ चला जाएगा तो आप लोग देखोगे CH2 CH, यहां पर क्योंकि ये दोनों आपस में पेयरिंग करेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH2 फिर बेंजीन रिंग CH और N2, तो ये होता है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर, या फिर इसको बोलते हैं बूना एस। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बूना एस किस प्रकार का पॉलीमर है, तो आप बोलेंगे सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक रबड़ को कहते हैं। फिर यह पूछा जा सकता है कि बूना एस जो है उसके मोनोमर्स क्या है, तो थोड़ा याद कर लेना कि बूना का मतलब है ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन लिखा होगा, और एस का मतलब होगा बेटा स्टाइरीन। ठीक है, और स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जिनको हम कहेंगे कि भाई ये तो फैक्चुअल थे, याद करने थे, ये सब इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब हमारे पास पॉलीथीन की बात करते हैं। ठीक है, पॉलीथीन की बात करते हैं। पॉलीथीन हालांकि मैंने थोड़ा पहले भी बता दिया आपको, दोबारा फिर बता देता हूं कि पॉलीथीन आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ठीक है, दीज आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग एंड आर दस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। देखो बेटा आपको याद होगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाए
और ठंडा करने पर वो हार्ड हो जाए, दोबारा से गर्म करने पर फिर वो सॉफ्ट हो जाए, और गर्म करने पर फिर वो हार्ड हो जाए, सॉरी ठंडा करने पर फिर वो हार्ड हो जाए, गर्म करने पर फिर वो सॉफ्ट हो जाए, है ना, और ठंडा करने पर बेटा फिर से वो हार्ड हो जाए। तो जो बार बार हम रिपीट कर सकते हैं, जिनको गरम गरम करके सॉफ्ट किया जा सकता हो, ठंडा करके हार्ड किया जा सकता हो, ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं बेटा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, और पॉलिथीन आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की होती है। हम लोगों तो भाई बचपन में ऐसा होता था कि जैसे सर्दियों का टाइम होता था, अलाव जल रही होती थी, अगर कोई पन्नी वन्नी ली, कुछ पन्नी इकट्ठा करी, उन पन्नी को जलाया, ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाती थी पहले, फिर जैसे ही ठंडा करते तो वो हार्ड हो जाती, तो हम उसकी बॉल बना लिया करते थे। ठीक है, फिर उस बॉल से हम खेलते भी थे, कि छोटे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, तो हम तो खेलते भी थे। तो फिर उसको दोबारा गर्म करते थे तो वो दोबारा हार्ड हो जाती थी, सॉरी सॉफ्ट हो जाती थी, और उसको ठंडा करते तो वो हार्ड हो जाती थी, राइट। तो ऐसी सारी चीजें जो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाए और ठंडा करने पर हार्ड हो जाए, उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और आप लोग जानते हैं पॉलीथीन इसी प्रकार का एक वो है। लीनियर आपको समझ में आ गया होगा कि एथीन जो मोनोमर है उसमें कोई ब्रांच खास होती नहीं है, इसीलिए उसको हम ज्यादातर लीनियर ही लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन एज गिवन बिलो, वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक पॉलीथीन, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स नाइलॉन 66। देखो बेटा, अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन एज गिवन बिलो, ए वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक पॉलीथीन, और सिंथेटिक फाइबर nylon 66 and synthetic rubber buna as are example of man-made polymer extensively used in daily life as well as in industry life। अब भाई इसमें नीचे तो कुछ दे नहीं रखा, या दे रखा है? दे रखा है ये। अच्छा, पॉलिथीन आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी बेटा। पॉलिथीन जो है वो दो प्रकार की होंगी बेटा, ठीक है, इन्होंने कहा कि दो टाइप की जो है पॉलिथीन दे रखी है, उनको आपको थोड़ा समझना है, इनके फैक्ट को समझना। जो लिखा हुआ है इतना सारा इंग्लिश में, इसको नहीं पढ़ना अभी, इसके स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा आपको। एक है लो डेंसिटी, और एक है बेटा हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ठीक है। और बाकी कुछ लिखा है उसको भी आप अभी भूल जाना, ठीक है, बाकी कुछ लिखा हुआ है उसको आप अभी भूल जाना। आपको मैं सिंपली बताता हूं कि भाई पॉलिथीन दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक तो होती है लो डेंसिटी, एक होती है हाई डेंसिटी। अगर मान लीजिएगा अगर मान लीजिएगा हमारे पास पॉलीथीन का एक चेन ये है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक के ऊपर एक जब पॉलीमर की चेन रखेंगे तब हमारे पास मैटर बनेगा, है ना भाई, मैटर बनता चला जाएगा ऐसे करके। तो आप लोग ये समझना कि अगर मान लो हमने कोई पॉलीथीन बनाई बहुत लंबी, और उसमें कोई चेन निकल रही थी, ब्रांच निकल रही थी, जैसे CH3 ग्रुप लगना या इथाइल ग्रुप लगना, कोई भी ग्रुप लगा हुआ, जैसे ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ठीक है। तो जब आप एक के ऊपर एक रखोगे, ध्यान रखना बेटा, जैसे मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, और हम लोगों ने यहां पर हम रखना तो चाह रहे थे, ऐसे रखना तो चाह रहे थे हम बिल्कुल एक के ऊपर एक सटा के, लेकिन इनके बीच में क्या आ गया, ब्रांच थी। तो ब्रांच की वजह से ये क्या हो गया बेटा, एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो पाए, ठीक है, ऐसे करके कहीं सेट नहीं हो पाए, तो बीच में गैप ज्यादा हो गया। गैप ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि भाई जो मास है ना, मास वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम पड़ रहा है। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें, ठीक है, हमने सोचा कि भाई हम तो सिर्फ इतनी ही वॉल्यूम लेंगे, तो यहां पर हो सकता है दो चेन आए। अगर हमारे पास लीनियर होती, सिर्फ लीनियर बिना चेन वाली होती, तो बिल्कुल एक के ऊपर सटा के रखी जा सकती थी। तो सेम वॉल्यूम के अंदर मास क्या होता बेटा, ज्यादा होता। और हम लोग जानते हैं बेटा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास कि जब हम इनकी पैकिंग करेंगे पॉलिथीन की, एक के ऊपर एक चेन रखेंगे, एक के ऊपर एक चेन रखेंगे, तो इनके बीच में गैप बन जाता है, क्योंकि यहां पर ब्रांच होती है। गैप बढ़ गया तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उस वॉल्यूम के अंदर मास वैसे भी कम आया इस बार, और बेटा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो वॉल्यूम के बढ़ने से भी डेंसिटी घटती है, और मास के कम होने से भी जो है डेंसिटी घटती है। इसीलिए इन सारी पॉलिथीन को जिनमें ब्रांच होती है वो लो डेंसिटी पॉलिथीन कहलाती है। उदाहरण के लिए low density polythene, it is obtained by the polymerization of ethene under high pressure of 1000 to 2000 atmospheric at a temperature of 350 Kelvin to 570 Kelvin in the presence of trace of dioxygen or a peroxide initiator catalyst, ठीक है। the low density polythene यानी LDP का मतलब होता है low density polythene, ठीक है, is obtained through the free radical additional and hydrogen atom abstract. It has highly branched structure. These are polymer have
स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विद सम ब्रांचेस एज शोन बिलो, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। और लो डेंसिटी पॉलिथीन इज केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बात पता ही है कि भाई इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो लो डेंसिटी पॉलिथीन इज केमिकली इनर्ट एंड थ्रो बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर conductor of electricity, hence it is used in the insulation of electricity carrying wire and manufacture of squeeze bottle, toys and flexible pipes। बेटा इसके बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अब जिन जिन चीजों के लिए फ्लेक्सिबल मटेरियल चाहिए, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक चाहिए, उनके लिए ये यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो लो डेंसिटी जो है बेटा इनका यूज जरूर याद कर लेना, क्योंकि सिंपली यूज वाली ही बात इनसे पूछी जाती है। आगे देखिए, अगर मैं हाई डेंसिटी पॉलीमीथेन की बात करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर जो हमारे पास पॉलीमरिक चेन है, ये वाली, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, एक के ऊपर एक बढ़िया तरीके से सटा के बैठी हुई है। और जब एक के ऊपर एक सटा के बैठी होगी, तो यहां पर देखो उतने ही वॉल्यूम में इन्होंने 2 चेन दिखाई, और यहां पर उतने में ही इन्होंने 3 चेन दिखाई। इसका सिंपल ही मतलब ये हुआ कि जो बीच में गैप था एक तो वो कम हो गया, जिससे वॉल्यूम कम हो गया, और ज्यादा से ज्यादा मास पर्टिकुलर वॉल्यूम में फिक्स हो पाया। तो जिस वजह से हम लोग कहेंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम कम होने से भी डेंसिटी बढ़ती है, तो ये हाई डेंसिटी पॉलिथीन कहलाती है। अब देखो बेटा, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं है कि भाई ये बनती कैसे है, ये नहीं पूछता। यहां पर भी बेटा ये नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखना कि ब्रांच चेन पॉलीथीन जो होती है वो लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं, इतना ध्यान रख लेना, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। और जो ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको याद करने वाला, इतना ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि बन कैसे रही है, बनाना तो अलग से पढ़ाया ही जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में ब्रांच है, ठीक है, डेंसिटी कम है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, और इनका यूज हम ये बनाने में करते हैं, बस। दूसरी भी इतनी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इट इज फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज ट्राई एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एक तो बेटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बनती है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनती है, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो है मिक्सचर होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों बताया बेटा, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है ये यूज होता है अनब्रांच्ड पॉलीथीन बनाने के लिए। और जब एल्कीन में अनब्रांच मतलब ब्रांचिंग ही नहीं होगी, तो सीधी बात है हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो इस पेज पर है वो ये है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम, देख लो भाई, एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है भाई, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। ये याद रख लेना कि भाई लीनियर पॉलीमराइजेशन कराने के लिए या हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए, ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज होता है उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इतनी बात आप याद रख लेना, ये भी आपको नंबर दे जाएगा अगर वहां पर मैच द फॉलोइंग वगैरह टाइप का क्वेश्चन हुआ तो। अब इन्होंने कहा कि भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन thus produce consist of linear molecules as shown below and has a high density due to close packing। मैंने बताया था कि भाई इनकी पैकिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, एक के ऊपर एक को सटा के रखा जा सकता है। तो such polymer are also called linear polymers। high density polymers are also chemically inert and more tough and hard। it is used for the manufacture bucket, dustbin, bottle, pipe etc, पाइप्स एटसेट्रा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। देखिए भाई, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, इन चैप्टर में
जो जो पॉइंट है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिन जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है इन टॉपिक्स में। सबसे पहले तो टेफ्लॉन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम। और टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो होता है टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है भाई, टेट्राफ्लोरोएथीन। बस अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने नेचर में देखा है कि नहीं देखा, मतलब अपनी लाइफ में देखा है कि नहीं देखा है, तो आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे ना, जब आप किचन में जाते हो तो कुछ अलग अलग टाइप के तवे आने लगे हैं, कढ़ाइयाँ आने लगी हैं, बर्तन आने लगे हैं ना। तो उनमें आपने देखा होगा कि कभी कभी बोलते हैं कि नॉन स्टिकी फ्राई पैन है ना, नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिकी कढ़ाई, नॉन स्टिकी कुकर, नॉन स्टिकी तवा। अब नॉन स्टिकी जो किस वजह से होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेटल ही होती है, मेटल के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का वो ऐसा लगाते हैं एक लेयर, जिस पर तेल नहीं चिपकता, वो मतलब नॉन स्टिकी चीजें चिपकती नहीं, वो आसानी से निकल जाती है। तो जो जो वो ब्लैक ब्लैक कलर का आप देखते हो डेली लाइफ में, उसी को टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज जो है उन्हीं में काम आता है, नॉन स्टिकी सरफेस कोटेड यूटेंसाइल यूज करने में। तो भाई ये भी एक जो है एडिशनल पॉलीमराइजेशन का ही, जितनी भी एल्कीन होगी, चाहे वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो, और ये भी एल्कीन ही है। टेफ्लॉन आगे चल के है ना, बस क्या है, हाइड्रोजन के स्थान पर फ्लोरीन आ गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई ये भी सारे एडिशनल पॉलीमराइजेशन में आते हैं। और ध्यान रखना एक और छोटी सी बात, टेफ्लॉन के अंदर क्योंकि एक ही टाइप का हमारे पास मोनोमर है, कोई आप लोगों से पूछ ले कि होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है, ठीक है, तो आप इसको होमोपोलीमर ही कहोगे बेटा, क्योंकि इसके सारे के सारे मोनोमर एक जैसे हैं, होमोपोलीमर ही कहोगे बेटा इसको। तो यहां पर कहेंगे हम लोग, टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग tetrafluoroethene with a free radical or persulfate catalyst at high pressure. It is chemically inert and resistant to attack by corrosive reagent. It is used to making oil, seals and gasket and also used for non-sticky surface coated utensil. देखिए सबसे ज्यादा जो ये फेमस है, वो सबसे ज्यादा फेमस होगा बेटा नॉन स्टिकी सरफेस कोटेड यूटेंसाइल में। और आपको जो याद रखना है टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है, टेफ्लॉन के बारे में वो याद रखना है कि इसका जो मोनोमर है भाई, वो हमारे पास टेट्राफ्लोरोएथीन है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैंक स्लाइड कर रहा हूं, और अभी ब्लैंक स्लाइड करने के बाद मैं कुछ बोलता रहूंगा, और आप लोगों को क्या करना है मेरी बातों से, और जब मैं आप देख रहे होंगे वीडियो तो अपने आप से बात करनी है। मैंने बताया पॉलीमर क्या होता है, अब आपको सोचना है पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जो छोटे 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 मॉलिक्यूल के मिलने से या रिएक्शन करने से बनता है। बस समझ गए, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से पॉलीमर बनता है, उसको क्या कहते हैं, खुद के मन में क्वेश्चन करिए, खुद क्या कहते हैं। अब आप कह रहे हो कि सर जी वो होता है मोनोमर। मैंने कहा अच्छा मोनोमर होता है, मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो आप कहोगे सर जी सोर्स के बेसिस पे 3 प्रकार के। कौन कौन से सर जी, एक तो नेचुरल। अच्छा नेचुरल में कौन कौन से आते हैं सर जी, सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, प्रोटीन आता है, ये सारे नेचुरल पॉलीमर में आते हैं सर। मैंने कहा वेरी गुड। फिर दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक। मैंने कहा सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं सर, सेमी सिंथेटिक में सर वो आपने बताया था ना सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, यानी ऐसे पॉलीमर जिनका कुछ भाग आपका प्रकृति में पाया जाता है और कुछ आप उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको लैब में सेमी सिंथेटिक कह देते हैं। मैंने कहा वेल डन। तीसरे कौन से होते हैं, अब तीसरे होते हैं सर जी प्रॉपर जो सिंथेटिक होते हैं, और सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड पॉलीमर, वो नेचर में नहीं पाए जाते, वो हमने ही बनाए हैं। मैंने कहा कोई एग्जांपल दो, अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, पॉलीथीन है उसका एग्जांपल, बूना एस है उसका एग्जांपल, जिसको सिंथेटिक रबर भी कहते हैं, नाइलॉन 66 है उसका एग्जांपल। सर कैसी बात कर रहे हो, मैंने कहा ठीक है। अब जो कि तुमने बूना एस का नाम लिया है, बूना एस के मोनोमर कितने, मतलब कौन कौन से हैं, मोनोमर बता दो कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने यहां पर मैं ध्यान दे रहा हूं, ब्लैंक स्लाइड करके दिमाग पे जोर डलवा रहा हूं सिर्फ। बताओ जल्दी से, बूना एस के मोनोमर कितने हैं, 2। कौन कौन से, ब्यूटा 1,3 डाइईन है ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन, और दूसरा क्या है स्टाइरीन। अच्छा कैसा पॉलीमर है, एडिशनल या कंडेंसेशन,
सर एडिशन है, दोनों जुड़ जुड़ के बनाते हैं क्योंकि एल्कीन्स का पार्ट है। वेल डन। ओके, अब ये तो हो गई एक बात। पॉलीथीन दो प्रकार की है, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है बेटा, बताना एक बार, लो डेंसिटी पॉलीथीन किस वजह से होती है? क्योंकि वहां पर जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें ब्रांचेस होती हैं, और जब उनकी पैकिंग कर रहे होते हैं, हम लोग उसको सोलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो सर वहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांचिंग की वजह से वॉल्यूम ज्यादा रहता है और मास कम होता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है। और ऐसी जो पॉलीथीन है वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। सर ये तो हमें पता है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर अच्छी बात है पता है तो। फिर अच्छा, अगर कोई पॉलीमर ऐसा हो जिसके सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर हो, उसको क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर। अच्छा, ऐसा कोई पॉलीमर जिसके मोनोमर एक से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? सर वो कहलाएगा कोपॉलीमर। अच्छा, तो बूना एस क्या हुआ? सर कोपॉलीमर। पॉलीथीन क्या हुई? सर होमोपॉलीमर। अच्छा ठीक है, और यहां तक आ गए, यहां तक सीख लिया। अब टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? सर टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। कि सर जैसे इथीन होती है, बस हाइड्रोजन के स्थान पर फ्लोरीन लगा दिया, वो टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया, उसका बाद में एडिशन कर दिया तो पॉलीमराइजेशन हो गया, टेफ्लॉन बन गया। टेफ्लॉन इस नेचर में आपके डेली लाइफ में कहां पर यूज ज्यादा आपने देखा है? नॉन स्टिकी सरफेस प्रोवाइड करने में, यानी यूटेंसाइल्स में। राइट और रॉन्ग? हाँ सर, अब आ गया समझ में। तो पूरी इंग्लिश को छोड़ दो, आप जो लिखा हुआ था, मैं जो बोल रहा हूं बस मुझसे बात करो यार, है ना। आपको क्या लग रहा होगा? सर टेफ्लॉन में तो वो काला काला होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके जितने भी मोनोमर है वो एक जैसे हैं, तो ये होमोपॉलीमर हुआ बेटा या कोपॉलीमर हुआ? आप कहोगे सर ये भी होमोपॉलीमर हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि यहां तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें मेन हिस्सा इंग्लिश का नहीं है, उसमें मेन हिस्सा है बात को सुनने का, कहानी को समझने का, अपने अंदर उतारने का। ठीक है, चलिए भाई, अगर यहां तक हो गया हो तो हम आगे बढ़े। फिर हमारे पास आएगा बेटा, फिर हमारे पास आएगा पोली एक्राइलोनाइट्राइल। पोली एक्राइलोनाइट्राइल या एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, पोली एक्राइलोनाइट्राइल भी एक एडिशनल पॉलीमराइजेशन है। बस क्या है, यहां CH2 सेम है, यहां CH, एक H को हटाकर हमने साइनाइड जोड़ दिया, तो ये हमारे पास हो गया एक्राइलोनाइट्राइट, एक्राइलोनाइट्राइल। तो पूछा जाता है कि पोली एक्राइलोनाइट्राइल होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? तो इसके मोनोमर एक ही जैसे हुए, तो क्या हुआ बेटा? ये होमोपॉलीमर। अच्छा, एडिशन है, कंडेंसेशन है? सर अभी तक सब कुछ ऐड सा ही होता हुआ जा रहा है, कंडेंसेशन तो कुछ आपने बताया ही नहीं अभी तक, तो ये एडिशनल पॉलीमर ही है। तो हम लिखेंगे बेटा, द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोली एक्राइलोनाइट्राइल। Polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fiber as Orlon और एक्रिलन। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, रीजन है इसके पीछे ये। ठीक है, पोलीएक्राइलोनाइट्राइल इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इज मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज ओरलोन और ये थोड़ा यूज आपको थोड़ा देख लेना। आगे देखते हैं भाई। अब बात करेंगे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में, कि भाई जो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ई काबला है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक मिनट भाई, पानी पिएंगे पहले फिर बताएंगे, है ना। देखो भाई, अब बात आती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जैसे आपके ना दो मोनोमर होंगे, ठीक है, दो मोनोमर होंगे, ठीक है, और उन दोनों मोनोमर से एक मोनोमर मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे और उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और वो जैसे जैसे आप लोग उसमें अमाउंट डालते जाओगे सब्सटेंस की, वैसे ही बेटा ग्रोथ होती है पॉलीमर चेन की। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक मैकेनिज्म वही समझाऊंगा, पर पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डेक्रोन।
टेरिलीन और डेक्रोन जो है एक ही नाम है और ये यूज होता है टेरिकोट का कपड़ा। मतलब अभी कभी जब आप लोगों ने अपनी मम्मी से सुना होगा नाम कि कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, कितने प्रकार की साड़ियां होती हैं, तो एक टाइम था बेटा जब टेरिकोट का बहुत जमाना चला था, तो उस टाइम पे टेरिकोट की साड़ियां बहुत चलती थी, टेरिकोट की शर्ट बहुत चलती थी, ठीक है। टेरिकोट के कपड़े चलते थे, जैसे कॉटन के चलते हैं, सिल्क के चलते हैं, वैसे टेरिकोट एक मटीरियल है धागे वाला जिससे आप कपड़े बना सकते हो। होगा क्या बेसिकली, एग्जाम्पली मान लो कि मैं टेरिकोट, ये है पॉलीमर, ये बना कैसे होगा। बेसिकली ये है टरथेलिक एसिड, इसके पहले और चौथे पर OH ग्रुप लगा है और ये हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी 2 CH2 और यहां पर OH, यहां पर OH। आपको याद है कि हम लोगों ने अल्कोहल वाला चैप्टर भी पढ़ा है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर भी पढ़ा है, हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। और जब हम ये रिएक्शन किया करते थे दोस्तों, ध्यान रखना, तो अल्कोहल का H जाया करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाया करता था और वाटर मॉलिक्यूल निकला करता था, नहीं निकला करता। सेम बिल्कुल यहां से भी OH ग्रुप बाहर निकलेगा, किसका? इस वाले एसिड का। और यहां से अल्कोहल का कौन सा पार्ट निकलेगा बेटा? H निकलेगा। अब ऐसे ही, क्योंकि इसके बाद देखो ये ऐसे ही बनता जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल मैंने समझाया यहां पर कि भाई OH CH2 OH, और यहां पर मैंने क्या कर दिया भाई, OH COH, फिर दोबारा वो मॉलिक्यूल आएगा HO CH2 OH, फिर अब ये वाला मॉलिक्यूल आएगा ठीक है। अब क्या होगा बेटा, हर बार वही अल्कोहल और एसिड वाली रिएक्शन कि यहां से एस्टर बनेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते जाएंगे, एस्टर बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलते जाएंगे। तो अब हुआ क्या, बेसिकली ये जो पॉलीमराइजेशन हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम कितने भी कर सकते हैं, इधर एक और जोड़ दो तो ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। तो जो आप पॉलीमराइजेशन करेंगे इस बार क्या हुआ कि मोनोमर के जुड़ने से, जुड़ तो रहे हैं पर साथ साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहा है जो वाटर है ना, छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो ऐसे बेटा पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, ये क्योंकि एसिड और अल्कोहल की वजह से बना है, तो इसको हम एक तरह से ये पॉलिस्टर कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी का है बेटा? ये पॉलीएस्टर, मतलब बहुत सारे एस्टर बने तो हमने कहा पॉलीएस्टर। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो डेक्रोन है, टेरिलीन है, किस कैटेगरी का है, किस टाइप का पॉलीमर है, तो हम बोलेंगे बेटा ये पॉलीएस्टर है। अब जरा स्पेशल बात करते हैं इस स्पेशल पॉलीमर की, जिसका नाम है डेक्रोन या टेरिलीन या टेरिकोट, ठीक है। कि भाई इसके मोनोमर क्या है? मोनोमर आपको याद रखना पड़ेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। साथ ही साथ इसके दोनों मोनोमर अलग अलग है। भाई ये अलग है, ये अलग है, तो ये होमोपोलीमर तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कोपोलीमर हो जाएगा बेटा। तो ये भी ध्यान रखना कि ये कोपोलीमर कैटेगरी का है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नाइलॉन 66 की बात करेंगे। इनके मोनोमर आपको याद रखने नाइलॉन 66 के, एक तो मैंने आपको याद होगा एडिपिक एसिड बताया था और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, है ना, ये बताया था बेटा। तो आप देखोगे नाइलॉन 66 का मतलब है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन विद एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अगर मैं बात करूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एमीन है। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा OH और यहां का जाएगा एक H, तो एमाइड बना करते थे, है ना भाई। अमोनिया कह लो या 1 डिग्री एमीन जो है, जब रिएक्शन करता था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो बेटा वहां पर एमाइड बना करते थे, तो यहां पर भी एमाइड बने भाई। अब ये जो पॉलीमर है जिसको नाइलॉन 66 कहते हैं, ठीक है, ये बेटा पॉलीएमाइड कैटेगरी का है। इसको आप एक तो पॉलीएमाइड कहोगे, दूसरा इसके दोनों मोनोमर अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कोपोलीमर कैटेगरी का भी है, कोपोलीमर भी है। दूसरा, जब इसको बना रहे थे तो HOH बाहर निकल रहा था, देखो वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर भी है। ये तीन शब्द भी अपना आपने इसके ऊपर याद रख लिए, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। मोनोमर आपको पता लग ही गया, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और थैलिक एसिड। अब नाइलॉन 66 इज फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड, ठीक है, ये फाइबर सॉलिड होते हैं, जैसे रेशे आपने देखा होगा ना, वो
गन्नों के ट्रोले पे लटकी हुई वो जो रस्सियां होती है, या ट्रक जब कोई कैरी करता है मोटी मोटी रस्सियां होती है वो। तो नाइलॉन 66 इज अ फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड। इट possesses हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, खींचने पर टूटता नहीं है। दिस कैरेक्टर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि एमाइड है तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ही, भाई दो हाइड्रोजन एक ही तो वाटर के साथ जाएगा, एक तो रह जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन भी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांस है। तो हम कहेंगे भाई यहां पर कैरेक्टर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीएमाइड्स में होती है। These strong forces also led to the close packing of chain and thus impart crystalline nature. Nylon 66 is used in making sheets, Bristol for brushes and textile industries. ठीक है भाई, ये थोड़ा सा याद कर लेना, इसको बस पढ़ लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया वो ये है, कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीएमाइड, कोपॉलीमर, और इसके जो मोनोमर है वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, ये कैप्रोलैक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एक बार इवन